फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे रिस्क इन इंटरनेशनल बिजनेस। हमें पता है कि जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस होता है, मतलब जब हम किसी दूसरे देश के साथ बाइंग एंड सेलिंग करते हैं हमारे प्रोडक्ट वगैरह की, ठीक है, तो हमारे सामने बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करके चलते हैं। ये इंटरनल भी हो सकते हैं, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, हमारे बिजनेस के अंतर्गत, और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्टर होते हैं ना, ये बदलते रहते हैं और ये हमारे सामने क्या लेके आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आते हैं और रिस्क भी लेके आते हैं। रिस्क मतलब अनसर्टेनिटीज़ भी लेके आते हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ये तो हमारे बिजनेस को अच्छा भी कर सकती है, हमारे बिजनेस के फ्यूचर को, लेकिन जो रिस्क होते हैं, अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, वो हमारे बिजनेस को क्या कर सकती हैं, स्पॉइल कर सकती हैं, उसके फ्यूचर को ख़राब कर सकती हैं। तो कहते हैं कि कोई भी बिजनेस है उसकी जो सक्सेस होती है ना, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि वो कितना अलर्ट है, कैसे वो जो बदलाव आ रहे हैं इन्वायरमेंट के फैक्टर्स में उनको अडॉप्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी जो भी पॉलिसीज़ वगैरह हैं उनमें बदलाव कर रहा है। तो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, जब वो एक अच्छी स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी वगैरह को अडॉप्ट करके चलेगा। तो सबसे पहले बात आती है रिस्क क्या होता है। तो कहता है कि जो बिजनेस रिस्क होता है वो रेफर करता है जो भी इनएडिक्वेट प्रॉफिट होते हैं या जो लॉसेज होते हैं बिजनेस में, ठीक है। मतलब कि भाई बिजनेस रिस्क, हमें लगा कि हमारे बिजनेस में रिस्क हो सकता है, तो वो कैसे लगा, जब हमें लगी पॉसिबिलिटी कि भाई हमें ना फ्यूचर में प्रॉफिट या तो कम होगा या लॉस होंगे, ठीक है। तो वो ही हमारा क्या कहलाता है, बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क को हम ये नहीं बोल सकते कि वो लॉस है। बिजनेस रिस्क होता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, जबकि लॉस जो एक्चुअल में हो चुका है, ठीक है। जो बिजनेस रिस्क होता है वो बहुत सारे प्रकार का होता है, मतलब बहुत सारे अलग अलग नेचर रहता है और बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स अराइज करता है। जो बिजनेस रिस्क होता है वो होता ही क्यों है, क्योंकि जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है उसमें अनफेवरेबल चेंजेस आते हैं। मतलब जिन चेंजेस से हम कोप अप नहीं कर सकते, जिन चेंजेस को हम अडॉप्ट नहीं कर सकते, जो ये चेंजेस होते हैं, जैसे लाइक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आना, पॉलिटिकल चेंजेस आना, नेचुरल क्लाइमेटी वगैरह आ जाना, ठीक है, वर्कर्स स्ट्राइक वगैरह कर दे, रिसेशन आ जाना, तो ये सब हो सकते हैं। यहाँ पे हमें एक डेफिनेशन दी गई है कि बिजनेस रिस्क को हम डिफाइन कर सकते हैं कोई भी अनफेवरेबल चेंजेस जो हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए क्या क्रिएट करके चलते हैं, थ्रेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, किसमें, हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। थ्रेट्स क्या होते हैं, अनफेवरेबल, मतलब ऐसी सिचुएशन जिसको हम फेस ना कर पाए, जो हमारे बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाले, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे बहुत सारे ऑथर्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी, आप कोई भी एक सुटेबल डेफिनेशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे और भी दे रखी है, रिस्क को डिफाइन किया जा सकता है अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, कॉस्ट, लॉस या डैमेज की, ठीक है। तो रिस्क होता ही क्या है, यही कि जो भी इनएविटेबल या ऐसे फैक्टर्स के कारण जब हमारा बिजनेस अफेक्ट होता है, जिनको हम है ना एलिमिनेट नहीं कर सकते, जिनको हम पूरी तरह से मिनिमाइज नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब इसमें ये होता है कि बस हम उन पर प्रॉपर कंट्रोल रख के, प्रॉपर फोकस रख के हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ना कि कम्प्लीटली एलिमिनेट, ठीक है। अब बात आती है टाइप्स क्या होते हैं बिजनेस के रिस्क के। तो कहते हैं कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग नेचर का होता है हमारा जो बिजनेस रिस्क होता है। पहला आता है इंटरनल रिस्क। तो इंटरनल रिस्क वो होता है जब ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, इंटरप्राइज के अंतर्गत अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, मतलब जिनके बारे में हमने सोचा ना हो, तो इसके कारण जो भी रिस्क होता है वो हमारा इंटरनल रिस्क कहलाता है। ये जो बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स होते हैं ना, मतलब जो डेली नेचर के काम वगैरह होते हैं उसके दौरान अराइज होता है। जैसे इसने एग्जाम्पल दे रखा है, स्ट्राइक वगैरह, लॉकआउट वगैरह कर दे, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, फाइनेंशियल क्रंच आते हैं, मतलब पैसे की कमी हो जाए, प्रॉपर्टी का डैमेज होना, ठीक है। प्रॉपर्टी कैसे डैमेज हो सकती है भाई, आग से हो जाए, चोरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या सडन फेलियर वगैरह, मशीनरी एकदम से ख़राब हो जाए, इक्विपमेंट्स वगैरह हैं जो यूज़ की गई वो ख़राब हो जाए, फ्रॉड, स्कैम वगैरह, तो ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अब बात आती है ऑपरेटिंग या माइक्रो लेवल रिस्क, मतलब जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर जो सप्लाई है, मतलब जो हमारा सप्लायर है, ठीक है, जो हमें सप्लाई कर रहा है, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाए, डिस्ट्रप्शन आ जाए, टाइम पर हमें सप्लाई ही ना मिले, तो क्या होगा, बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो अफेक्ट होंगी। तो यही बोल रखा है कि ये रिस्क कब अराइज होता है जब कोई भी बिजनेस यूनिट है वो एक सिंगल सप्लायर पर डिपेंड कर रही हो, या जो ट्रांसपोर्टर उन्होंने ना स्ट्राइक कर दी हो, तो हमारा जो रॉ मटेरियल है वो हमें सप्लाई मिल ही नहीं पा रही, या नेचुरल क्लाइमेट आ गई हो, लाइक फ्लूड, अर्थक्वेक वगैरह, जिसके कारण जो भी रॉ मटेरियल था जिसकी हमें जरूरत थी वो खराब हो गया हो, ठीक है। इंक्रीज इन कंपटीशन, आज के टाइम पे कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है ही, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन गई है एक बिजनेस यूनिट के लिए। और इंटरनेशनल बिजनेस के केस में हमें पता है कि एमएनसीज होती है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, जो बहुत ज़्यादा रिस्क को क्रिएट करके चलती हैं, वो अपने प्रोडक्ट को लेके आती हैं जो वो मतलब सस्ते होते हैं हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। तो इससे क्या होता है, रिस्क क्रिएट होता है बिजनेस इन्वायरमेंट में, ठीक है। वो क्या करती है, डंपिंग प्रैक्टिसेस भी यूज़ कर लेती है। डंपिंग क्या होता है, डंपिंग का मतलब होता है कि
वो ना गुड्स को बेचती हैं हमारे डोमेस्टिक प्राइस से कम प्राइस पर। मतलब जैसे हमारे देश में 100 रुपये का प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो उसको उससे कम में बेचेंगे, 90-80, ठीक ऐसे। तो उसे हम बोलते हैं डंपिंग प्रैक्टिसेस। तो ये क्या होता है, ये जो भी हमारे छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उनके लिए हानिकारक होता है। अगर लगा लो जो एरिया हमने फिक्स कर रखा था छोटे छोटे बिजनेस के लिए, वहाँ पे हमें लार्ज बिजनेस को भी एंट्री दे देंगे तो क्या होगा, छोटे जो बिजनेस है उनके लिए खतरा आ जाएगा। तो बहुत सारे काजेस हो सकते हैं। फिर आता है चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंसेज ऑफ कस्टमर। अब कस्टमर है उसकी जो टेस्ट होता है, मतलब जो इसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग है वो हमेशा बदलती रहती है, ठीक है। तो कहता है कि ये भी है ना नेगेटिव इफेक्ट डालता है किसी भी जो भी बिजनेस होता है उसके प्रोडक्ट वगैरह पर, उसके बिजनेस की जो भी पॉलिसीज वगैरह हैं उसके ऊपर, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करके चलता है, लगा लो अगर कोई बिजनेस यूनिट है वो एक ही मार्केट सेगमेंटेशन पे कॉन्सेंट्रेट करके चल रही है, एक ही सिंगल मार्केट पर डिपेंड है, तो ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। फिर आता है प्रॉब्लम विद मार्केट इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स होते क्या हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं जो एक मीडिएटर का काम करते हैं, लाइक एज मिडल मैन, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी, मार्केटिंग एजेंसीज, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, फिजिकल इंटरमीडिएट्स, ठीक है। तो कहता है कि अगर ये हमें सर्विस ना दे, ठीक है, ये काम करना बंद कर दे तो बिजनेस के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। पब्लिक रिसेंट, मतलब जब पब्लिक नाराज हो जाए, पब्लिक खुश ना हो काम से, बिजनेस से, तो कहते हैं जो लोकल पब्लिक है या मीडिया है अगर वो रिसेंटमेंट में है, अगर वो नाराज है तो क्या होगा, वो नेगेटिव पब्लिसिटी करेगी हमारे प्रोडक्ट वगैरह की, हमारे बिजनेस की। ये कब हो सकता है, जैसे हमारा बिजनेस पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, हेल्थ पर बैड इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है, तब ये अफेक्ट करता है। फिर आता है जर्नल इन्वायरमेंटली रिस्क फैक्टर या मैक्रो लेवल रिस्क। इसमें आती है इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क मतलब जिसमें हम इकोनॉमिक कंडीशंस वगैरह, इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह लेके चलते हैं, अगर उनमें कोई भी बदलाव आता है तो वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करके चलता है। जैसे सरकार ने ना टैक्स की रेट बढ़ा दी, सब्सिडी में कमी कर दी, ठीक है, टैक्स कंसेशन में कमी कर दी, नए रूल्स बना दिए, ठीक है, रिसेशन के कारण भाई कैपिटल फॉर्मेशन कम हो गई, बहुत ज़्यादा डिफिशिएट हो गया सरकार को। तो ये सारे काजेज हो सकते हैं। पॉलिटिकल रिस्क में क्या होते हैं भाई, जो पॉलिटिकल रिस्क होते हैं ना वो हमारे मेनली काजेज होते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण। मतलब जिस देश में सरकार बार बार बदलती रहती है तो क्या होगा, उसकी पॉलिसीज है उस देश की वो भी बदलती रहेंगी, क्योंकि एक पर्सन की जो थिंकिंग होती है वो दूसरे से मतलब अलग होती है। तो एक जो ओनर है, मतलब एक जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है वो सोचता है, वो दूसरा जब बनेगा उससे अलग ही सोचेगा, जरूरी नहीं है दोनों की थिंकिंग सेम होती है। ये बोल रखा है जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, ठीक है, तो वो भी बहुत सारे रिस्क अराइज होते हैं। इससे क्या हो जाता है, जो इन्वेस्टर होते हैं वो हेजिटेट करते हैं हमारे देश में इन्वेस्ट करने में। इससे क्या होता है, मतलब करप्शन वगैरह बढ़ जाता है, तो ये पॉलिटिकल रिस्क क्रिएट करता है। टेक्नोलॉजिकल मतलब जब टेक्नोलॉजी नहीं आ जाए और पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाए, तो कोई भी बिजनेस अगर पुराने प्रोडक्ट कोई बेच रहा है तो उसके लिए रिस्क की सिचुएशन होगी। नेचुरल रिस्क होता है, जैसे भाई क्लाइमेट आ जाए, फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, साइक्लोन आ जाए, सुनामी, टोर्नाडो वगैरह, तो ये भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करके चलते हैं। ग्लोबल रिस्क मतलब जो भी चेंजेस हमारे ग्लोबल मार्केट में राइज होते हैं उसके कारण जो भी रिस्क राइज होता है वो हमारा ग्लोबल रिस्क होता है। इसमें जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल पॉलिटिकल फैक्टर्स, इंटरनेशनल टेररिज्म, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सब आते हैं, ठीक है। तो कहता है कि भाई आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जो भी बिजनेस है उनके बीच में इंटरडिपेंडेंस भी बढ़ गई है, तो इसके कारण बहुत सारे ग्लोबल रिस्क राइज होते हैं। फिर आता है सोशल एंड कल्चरल रिस्क। ये हमारी सोसाइटी, क्योंकि हर सोसाइटी के अपने रूल्स होते हैं, अपने कल्चर होते हैं, अपने बिलीफ्स होते हैं, अपने एथिक्स होते हैं, तो वो भी किसी भी बिजनेस को अफेक्ट करके चलते हैं। जैसे हिंदू हैं वो दिवाली को प्रेफरेंस दे के चलते हैं, ठीक है, जो हमारे मुसलमान हैं वो ईद वगैरह को देते हैं। तो ईद पर जो सामान यूज़ किया जाता है वो अलग होता है और दिवाली पर जैसे हम पटाखे वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही बात आती है कि जो सोशल और कल्चरल रिस्क है ना, मतलब डिफरेंसेस है, वो भी रिस्क वगैरह क्रिएट करके चलते हैं। अगर बिजनेस सब भी, तो इसीलिए बिजनेस को जरूरी होता है कि उसके अकॉर्डिंग अपने पॉलिसीज वगैरह में चेंज करें, हैबिट, प्रेफरेंसेस, कस्टम वगैरह को ध्यान में रखें, ठीक है। फिर बात आती है कंट्री रिस्क या पॉलिटिकल रिस्क। तो देखो जो बिजनेस होता है उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो हमेशा ध्यान रखे कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में, किस प्रकार के रिस्क क्रिएट हो रहे हैं कंट्री में और पॉलिटिकल रिस्क में। क्योंकि जो कंट्री रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब एक टाइप से कहे तो मैक्रो लेवल का होता है, और वो ना मतलब जो भी जितने बिजनेस यूनिट होती है हमारे देश में या वर्ल्ड वाइड हर किसी को अफेक्ट करके चलता है। तो देखो ये क्या किस पर डिपेंड करता है, ये जो थिंकिंग होती है ना आउटसाइड वर्ल्ड की उसको दिखाता है किसी पर्टिकुलर नेशन की तरफ। जो ये पर्सन मतलब जो ये थिंकिंग होती है, जो परसेप्शंस होती हैं, ये अलग अलग हो सकती हैं अलग अलग कंट्री में, ठीक है। तो ये मैक्रो लेवल का होता है। तो इसी के कारण जो स्पेसिफिक मतलब ये जो रिस्क होता है ना, ये स्पेसिफिक कंट्री में इन्वेस्ट करने से रिलेटेड होता है, उसके प्रॉफिट वगैरह को एडवर्स अफेक्ट डालता है, ठीक है। तो यही बोल सकते हैं कि मतलब इसमें क्या होता है कि ये अफेक्ट करता है जितने भी बिजनेस यूनिट है किसी भी देश की, उन सभी को, ठीक है।
फिर बात आता है पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क को हम बोल सकते हैं मैक्रो लेवल या माइक्रो लेवल, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। देखो मैक्रो लेवल कब बोलोगे, जब जो पॉलिटिकल रिस्क है ना वो जनरल और नेचर, मतलब सभी बिजनेस यूनिट को अफेक्ट कर रहा है। और माइक्रो लेवल कब बोलोगे, जो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अफेक्ट करके चल रहा हो। तो देखो कंट्री रिस्क के तो कारण ये सब हो सकते हैं, जैसे दंगे वगैरह हो जाए, वॉर वगैरह छिड़ जाए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए, करप्शन बढ़ जाए, इंडस्ट्रियल रिलेशन खराब हो जाए, टैक्स रेट बढ़ जाए, ठीक है, लेबर रूल्स है वो बहुत ज़्यादा कठिन बना दी जाए, तो ये सब हो सकते हैं। तो इन पर फोकस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। फिर पॉलिटिकल रिस्क, इसका मीनिंग हम समझ चुके हैं। तो ये भी मैक्रो और माइक्रो दो लेवल के होते हैं। मैक्रो में वही कि जो मतलब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अफेक्ट करके चलते हैं, जिसमें कौन कौन से काजे जाते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब सरकार बदलती रहे, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हो मतलब बहुत ज़्यादा रहे, टैपिज्म, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी की कमी हो, करप्शन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और मतलब जो लॉज वगैरह है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, पुअर हो, और जो सिचुएशन ऑर्डर की जस्टिस की वो भी बेकार हो, ठीक है। बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं जैसे स्लो जुडिशियल प्रोसेस, एक्सेसिव करेंसी कंट्रोल, सोवरिजन मतलब क्रेडिट डिफॉल्ट। इसका मतलब होता है कि भाई जो लोन वगैरह है ना उनको पेमेंट करने में डिफॉल्ट करना, लेजिस्लेशन के पुअर इम्प्लीमेंटेशन। और माइक्रो लेवल मतलब वही होते हैं जो ना किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंट्री को अफेक्ट करके चलते हैं, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को अफेक्ट करते हैं। और मैक्रो जो पूरे ऑल जितने बिजनेस यूनिट है ना वर्ल्ड रीजन में, उन सभी को अफेक्ट करके चलते हैं। तो इन पर भी कंट्रोल करना जरूरी होता है। इसके लिए क्या किया जाता है, अलग अलग इंडस्ट्री के ना फैक्टर्स को देखा जाता है, उनके काजेज को, और फिर कंपेयर किया जाता है। अब बात आती है क्या काजेज है, क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे इंटरनेशनल बिजनेस को, मतलब किन के कारण हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस रिस्क है वो अराइज होता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। देखो पहला दे रखा है कल्चरल डाइवर्सिटी। हमें पता है भाई हर किसी देश का कल्चरल ना हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग है, हर लोगों के बिलीव वगैरह अलग है। तो यही बोल रखा है कि जो कल्चरल है ना मतलब अलग अलग नेशंस में, उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हम ना हर किसी देश का कल्चर समझ नहीं सकते। और भाई एक ही देश में भी बहुत सारे सब कल्चर्स भी हैं, ठीक है। तो ये कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं ना, ये क्रिएट करते हैं डिफिकल्टी। कैसे भाई, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग कस्टम, अलग अलग वैल्यू सिस्टम है, अलग अलग आइडियोलॉजीज है, अलग अलग वर्किंग सिस्टम है, अलग अलग उनके जो भी रिलीजियंस है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस टाइप से, तो धर्म वगैरह भी अलग अलग हैं। तो इससे भी एक बिजनेस के लिए डिफिकल्टी आ जाती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब वही सरकार जब फ्रीक्वेंटली पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं तो इससे क्या होगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बदलेंगी, गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी, उनका एटीट्यूड वगैरह भी, इससे क्या होगा, रिस्क क्रिएट होगा। और जो इन्वेस्टर है वो मतलब इन्वेस्ट करते टाइम बहुत ज़्यादा सोचेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाई पॉलिसी तो हम लॉन्ग टर्म के लिए बना ही नहीं सकते, क्योंकि सरकार बार बार बदल रही है। लॉन्ग जोग्राफिकल डिस्टेंस। जोग्राफिकल डिस्टेंस के जो मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में के बीच में जो डिफरेंसेस है ना इंटरनेशनल बिजनेस में, वो बहुत ज़्यादा है। जो एमएनसीज होती है उनकी जो सब्सिडरी कंपनीज होती है और जो उनकी पेरेंट कंपनी होती है उनके बीच में कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो एक इंटरनेशनल बिजनेस के लिए क्या करते हैं, रिस्क का काम करते हैं। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं कि मतलब भाई रेड टैपिज्म में ट्रांसपेरेंसी की कमी है, तो इसके कारण क्या होता है, जो प्रोसीजरल और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस है ना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिए जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि भाई एमएनसी इन चीज़ों से बचने के लिए ना रिश्वत वगैरह भी दे देती है, गवर्नमेंट से अप्रूवल वगैरह ले लेती है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे देश का सिस्टम है तो बेकार ही हो जाता है, किसी का इंटरेस्ट प्रेफरेंस नहीं रखा जाता, बल्कि जो करप्शन वगैरह है उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये इंटरनेशनल बिजनेस को अफेक्ट करता है। टेक्नोलॉजिकल पायरेसी मतलब देखो एक बिजनेस यूनिट है, उसने दूसरे देश में अपने बिजनेस यूनिट एस्टैब्लिश की, सब्सिडरी एस्टैब्लिश की, उसने अपनी टेक्नोलॉजी वहाँ पे दी। तो कहता है कि दूसरे देश में ना इतने अच्छे लोग वगैरह नहीं होते कि हमारी टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट कर पाए, तो वहाँ पे मिस यूज वगैरह हो जाता है। फ्लक्चुएशंस आते हैं एक्सचेंज रेट में। एक्सचेंज रेट मतलब जो एक्सचेंज की जाती है परचेज सेल के लिए, हम जैसे किसी सामान खरीदते हैं बेचते हैं तो जो बीच में एक हम करेंसी वगैरह का एक्सचेंज करते हैं तो वो होती है एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो देखो ये भी अनफेवरेबल बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं एक्सचेंज रेट में, एक पॉइंट ऑफ टाइम में ये अफेक्ट करके चलते हैं जो भी हमारा बिजनेस वगैरह होता है, ठीक है। कई बार डेप्रिसिएशन हो जाता है डोमेस्टिक करेंसी का, तो ये भी अफेक्ट करता है। अनफेवरेबल चेंजेस आते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज में। कहता है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ना वो बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल है, मतलब कि वो ना मतलब ऐसी नहीं होती कि जो भी हमारे जो भी प्रोडक्ट है, हमारे जो भी सेल है, हमारा जो बिजनेस है उसको प्रोटेक्ट लाएगा। टैरिफ पॉलिसी हो गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गई, टैक्सेशन हो गई, बहुत सारे टैरिफ बैरियर्स लगा दिए उन्होंने। अनफेवरेबल चेंजेस इन पॉलिटिकल रिलेशन मतलब पॉलिटिकल रिलेशन होते हैं, जैसे एक देश का दूसरे देश के साथ जो भी रिलेशन है, उनकी गवर्नमेंट का दूसरे गवर्नमेंट के साथ जो भी रिलेशन है, जो अनफेवरेबल चेंजेस है ना वो भी अफेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि अगर अच्छे रिलेशन नहीं होगी तो बिजनेस करने में प्रॉब्लम आएगी। कार्गो क्या होता है कि जब शिप वगैरह के थ्रू जब हम सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो वो जो सामान होता है उसको कार्गो बोलते हैं, तो इसका भी रिस्क रहता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर लगा लो भाई वहाँ पे हैक वगैरह कर ले, हाईजैक कर ले जाते हैं शिप वगैरह को भी, हमारे जो भी एरोप्लेन वगैरह होते हैं उनको लीकेज हो जाए, स्ट्रोम आ जाए, या
हमने बोल देते समुद्री लुटेरे लूट लेते हैं, तो वो वाली सिचुएशन हो जाए। क्रेडिट रिस्क होता है भाई, अब अलग अलग जगह पे होता है एक्सपोर्टर इंपोर्टर, तो एक्सपोर्टर को तो इंपोर्टर की क्रेडिट का ही नहीं पता होता कि भाई जिसको मैं सामान बेच रहा हूँ वो विश्वास के लायक है या नहीं, तो रिस्क क्रिएट कर देता है। फॉरेन मार्केट सिचुएशंस में अगर बदलाव आ जाए, भाई जो भी MNCs वगैरह हैं वो किसी देश में एंट्री ले रही हैं, तो क्या करते हैं वहाँ के मार्केट को पूरी तरह कैप्चर कर लेती हैं, तो इससे उस देश के लिए खतरा हो जाता है। नेगेटिव पब्लिक एटीट्यूड इन होस्ट, जब भी कोई बिजनेस यूनिट दूसरे देश में जाती है तो कई बार है ना दूसरे देश के लोग है ना उस देश का उस मतलब बिजनेस यूनिट को सपोर्ट नहीं करते, उसकी प्रोडक्ट को खरीदते नहीं है, वो ऐसे समझते हैं तो घुसपैठी हैं, मतलब फोर्सफुली एंटर्ड हुए हैं हमारे देश में। तो ये सब बहुत सारे काजेस फैक्टर या कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। अब बात आती है कि मैनेज करना बिजनेस रिस्क को, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, तो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखो रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, रिस्क मैनेजमेंट वो प्रैक्टिस होती है जिसमें रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, सुटेबल प्लान्स बनाए जाते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं ताकि अप्रोप्रिएट मेथड्स वगैरह टूल्स वगैरह का यूज़ किया जा सके मैनेज करने के लिए बिजनेस रिस्क को। ठीक है, तो इसमें क्या स्टेप है, सबसे पहले तो रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई रिस्क का नेचर क्या है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, टेक्नोलॉजिकल है, मैक्रो लेवल का है, माइक्रो लेवल का है। फिर आइडेंटिफाई किया जाता है उसके इफेक्ट्स को कि भाई किस प्रकार का रिस्क मतलब ये हमारे लिए क्रिएट कर रहा है, कि भाई ताकि हम ना उनकी प्रियोरिटी वगैरह सेट कर पाएँ, जो सबसे ज़्यादा रिस्क क्रिएट करो, जो ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा हो पहले हम उसको हैंडल करें। डिजाइनिंग एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज, अब हमने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके इफेक्ट देख लिया, अब हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, प्लान वगैरह बनाते हैं, प्रोसेस वगैरह डिसाइड करते हैं, मेथड वगैरह चूज करते हैं ताकि हम उस रिस्क को खत्म कर पाएँ, उसको कम कर पाएँ। ठीक है, फिर आता है मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, मतलब जो भी हमने प्रोसेस अपनाया था फिर हम ये चेक करते हैं कि क्या वो इफेक्टिव रहा, क्या उसने रिस्क को मिनिमाइज किया, तो वो सब देखते हैं, उसके इफेक्ट वगैरह देखते हैं। अब बात आती है जब हम रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को लेके चलते हैं, मतलब रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो क्या क्या फायदे होते हैं। देखो इससे डिसीजन मेकिंग है ना वो इंप्रूव हो जाती है, अच्छी प्लान पॉलिसीज बन पाती हैं, ये हमारे जो लॉस की अमाउंट है उसको कम कर देता है, जो भी सीरियस डिजास्टर्स वगैरह आ रहे हैं उनको रोकता है। ठीक है, जो भी बिजनेस गोल्स वगैरह हैं उनको अचीव करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है, रिसोर्सेज वगैरह का अच्छे से एलोकेशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन करवाता है, हेल्प करता है, उस करके चलता है, ये हेल्प करता है कंपटीशन वगैरह को फेस करने में, मार्केट शेयर वगैरह मेंटेन करने में एक बिजनेस यूनिट का। ठीक है, फिर बात आती है कि भाई कौन कौन से मेथड्स हैं मेजर करने के लिए इन्वायरमेंटल रिस्क, तो बहुत सारे मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। देखो पहला आता है स्ट्रेटेजिक इशू एनालिसिस मेथड, इसमें क्या होता है कि एक चेकलिस्ट वगैरह तैयार कर ली जाती है सिस्टमेटिकली मॉनिटर करने के लिए अलग अलग जो भी हमारे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, फिर क्या होते हैं जितने भी स्ट्रेटेजिक इश्यूज होते हैं ना अलग अलग कंपोनेंट्स के उनको देखा जाता है। ठीक है, फिर कहता है कि जो भी मेथड्स है ना वो अपने व्यूज़ देता है कि भाई क्या स्टेटस है इन्वायरमेंटल कंपोनेंट का, वो हमारे लिए अच्छे हैं बुरे हैं वो सब। फिर जो स्ट्रेटेजिक इशू एनालिसिस है कि जो भी रिजल्ट्स वगैरह होते हैं ना उनको कंपेयर किया जाता है इन्वायरमेंट है ना जो मतलब सेम कंट्री का उसके साथ अलग अलग टाइम पीरियड में, और फिर ये देखा जाता है कि भाई क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। फिर आता है स्ट्रक्चर्ड एक्सपर्ट ओपिनियन या क्वेश्चनरी, इसमें मतलब एक क्वेश्चनरी तैयार कर लीजिए। क्वेश्चनरी क्या होते हैं भाई, सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो एक पेपर वगैरह पे लिख लिए जाते हैं, फिर है ना वो उसको एक्सपर्ट्स को भेज दिया जाता है और उनसे उनकी कमेंट ऑब्जर्वेशन ओपिनियन वगैरह मांगे जाते हैं, और जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एक स्कोर वगैरह दिया जाता है, और जिसका हाई स्कोर हो जाता है वो मतलब ज़्यादा रिस्क को इंडिकेट करता है। वेटेड रेटिंग सिस्टम क्या होता है कि भाई जिसमें जितने भी रिस्क वगैरह होते हैं ना उनको एक वेट असाइन किया जाता है, और फिर है ना जो फैक्टर होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर और जो हमारा वेट था उनकी मल्टीप्लाई की जाती है, फिर जो टोटल आता है वेट स्कोर उसका मतलब टोटल किया जाता है, फिर अगर वो ज़्यादा होता है तो मतलब ज़्यादा रिस्क है और कम होता है तो कम रिस्क है। इकोनोमेट्रिक टेक्नोलॉजी मतलब जो टेक्निक्स होती है इसमें क्या होता है कि इसमें ना मैथमेटिक्सकल और स्टैटिकल मॉडल वगैरह का यूज़ करके चलते हैं और रिलेशनशिप वगैरह एस्टैब्लिश करते हैं अलग अलग जो भी फैक्टर्स होते हैं उनके बीच में। ठीक है, इसमें मतलब एक टाइप से करो भाई हमें पता है बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करके चलते हैं तो बहुत सारी इक्वेशंस वगैरह की जरूरत होती है इस मॉडल के अंतर्गत। ठीक है, तो लेकिन आज के टाइम पे तो कहते हो भाई कंप्यूटर वगैरह आ गया है तो इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया और बहुत ज़्यादा लोग मतलब इसको यूज़ करके चलते हैं। कहते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक के अंतर्गत मल्टीपल रिग्रेशन टाइम सीरीज एनालिसिस वगैरह भी यूज़ किया जा सकता है। रिस्क प्रीमियम, जो रिस्क प्रीमियम होता है ना अगर वो क्या होता है वो होता है जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है ना उसका एक्सेस होता है किसके ऊपर, जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह की गई थी या जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर। जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ऑफर की, देखो अब बात आती है भाई यहाँ पे एक वर्ड आया था रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, वो क्या होता है तो वो होता है जो भी हमारी सिक्योरिटीज जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट वगैरह इशू करके चलती है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है क्योंकि वो रिस्क फ्री होती है उस पर रिस्क वगैरह नहीं होता है। ठीक है, अगर हायर रिस्क प्रीमियम होगा तो ज़्यादा रिस्क दिखाएगा और कम होगा तो कम रिस्क है। रिस्क बेंचमार्किंग मतलब जिसमें एक बेंचमार्क वगैरह सेट किया जाता है जो भी इन्वायरमेंटल रिस्क होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ताकि भाई हेल्थ इकोनॉमी वगैरह के बारे में हम पता कर सकें उसके साथ कंपेयर वगैरह करके। ठीक है,
तो इसमें यही होता है, डिफरेंस वगैरह फाइंड आउट किए जाते हैं बेंचमार्क लेवल में, और जो भी हमने फैक्टर्स वगैरह का कंपैरिजन किया था। क्रेडिट वर्थीनेस मेथड क्या होता है कि भाई इससे हम ना असेस करके चलते हैं कि भाई जो भी अलग अलग कंट्रीज हैं उनकी क्रेडिट वर्थीनेस। इसके लिए क्या करते हैं कि बहुत सारे फैक्टर वगैरह होते हैं, लाइक पर कैपिटा इनकम, एक्सटर्नल डेब्ट्स वगैरह, फॉरेक्स रिजर्व वगैरह, डेब्ट सर्विस रेशियो वगैरह, ये देखे जाते हैं। और ये देखा जाता है कि भाई वो अच्छे हैं तो मतलब हम समझ लेते हैं रिस्क कम है, लेकिन अगर एक बेकार है तो हम कहेंगे कि वो रिस्क के लायक कंट्री नहीं है, वहाँ पे इन्वेस्ट करना खतरनाक है, वहाँ पे व्यापार करना ठीक नहीं है। फिर बात आती है मेथड्स। भाई अगर हमें इनको हैंडल करना है इंटरनेशनल बिजनेस रिस्क को, तो हम कौन कौन से मेथड अपना सकते हैं, कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं। तो देखो, पहला डिटेल्ड कंट्री इवैल्यूएशन। किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करने से पहले उसका पूरी तरह इवैल्यूएशन करो। इसके लिए इवैल्यूएशन मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं, उसके एक्सचेंज रेट में क्या फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, उसके इन्वायरमेंट में क्या, वो सब करो। इसके लिए हम ना एक्सपर्ट्स वगैरह के भी हेल्प ले सकते हैं, उनके साथ कंसल्ट कर सकते हैं। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि मतलब एक बिजनेस में सारे रिसोर्सेज मत लगाओ एक जगह पे, एक ही जगह पे, मतलब एक कंट्री में, बल्कि इसको डाइवर्सिफाई करके चलो, अलग अलग जगह पे लगाओ, ठीक है। और या ये बोल रखा कि कभी भी एक बिजनेस एक प्रोडक्ट में डील नहीं करो, अलग अलग प्रोडक्ट में डील करो। अगर एक प्रोडक्ट फेल भी हो जाए तो ताकि दूसरे प्रोडक्ट की जो भी प्रॉफिट होते हैं उसको हमारा जिस भी बिजनेस से लॉस होगा उससे सेट ऑफ कर पाए, उसको देख पाए। स्ट्रेटेजिक अलायंस विद लोकल बिजनेस यूनिट ऑफ पोस्टनेस। अलायंस होता है ग्रुप बनाना, तो बहुत सारे रिस्क वगैरह होते हैं, अनसर्टेनिटीज होती है हमारे जो भी बिजनेस होता है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस करके। जो भी बिजनेस यूनिट होती है होस्ट नेशन की, अलायंस किस फॉर्म में हो सकता है भाई, ज्वाइंट वेंचर एस्टैब्लिश कर लिया, मर्जर वगैरह कर लिया, क्योंकि इससे क्या हो जाता है दूसरे देश की गवर्नमेंट है ना वो भी पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाती है, क्योंकि उसे पता है हमारे देश की भी जो कंपनी है वो इसके अंतर्गत लगी हुई। दूसरा, अगर हम भाई उसके साथ अलायंस कर लेते हैं तो हम उसकी रेपुटेशन वगैरह का फ़ायदा उठा सकते हैं, मार्केट नॉलेज वगैरह मिल जाएगी, क्योंकि वो अपने कंट्री से ज़्यादा अवेयर होती है, ठीक है। सिलेक्टिंग सुटेबल मोड ऑफ एंट्री। एंट्री के बहुत सारे मोड होते हैं, ट्रेड मोड, इन्वेस्टमेंट मोड वगैरह। तो ना एंट्री लेने से पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि कौन सा मोड सुटेबल है, ठीक है। इनको डिटेल में भी समझा गया हमने। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना। देखो, कोई भी बिजनेस है वो कब मतलब सक्सेसफुल हो सकता है अगर वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह को पूरा करके चलता है, जो बिजनेस एथिक्स है उनको मेंटेन करके चलता है, क्योंकि तभी जो हमारी पब्लिक है ना वो खुश होगी, क्रिटिसिज्म में कमी आएगी, अपोजिशन में कमी आएगी, ठीक है। तो यही होता है कि वो अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट है ना, जो भी हमारी सोसाइटी है उसके डेवलपमेंट में लगाए, एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर पे लगाए। टेकिंग इंटरनेशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज। कहता है कि बहुत सारे रिस्क होते हैं, टेररिज्म रिस्क, जो भी शिपिंग रिस्क, कार्गो रिस्क। तो कहता है कि इन सभी रिस्क से बचने के लिए हमें एक सुटेबल इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, ऐसी कंपनी से लेनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड हो और जो मोस्ट ऑफ जो बिजनेस रिस्क है उसको कवर करके चले। बी पेशेंट इन केस ऑफ सडन चेंज इन एनवायरमेंट। देखो, बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आ गया, आपको लगा भाई अब नहीं टिक पाऊंगा, मेरा बिजनेस फेल हो जाएगा, अनफेवरेबल चेंजेस आ गए, तो एकदम से पुल आउट मत करो, बिजनेस को छोड़ो मत दूसरे देश से, उस पर पेशेंस रहो, सोचो कि क्या क्या मतलब भाई स्ट्रेटेजी ली जा सकते हैं इस रिस्क को कम करने के लिए, अगर एक पॉलिसी वगैरह में चेंज करना चाहिए। फिर बात आती है अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज ऑफ होस्ट नेशन इन फॉरेन सब्सिडरीज। मतलब भाई दूसरे देश में जहाँ पे हम अपनी सब्सिडरी वगैरह एस्टैब्लिश करके चल रहे हैं ना, वहाँ के एम्प्लॉयज़ वगैरह को अपॉइंट करो, क्योंकि एक जो देश है वहाँ के बारे कल्चर के बारे में, वहाँ के जो भी मतलब नॉर्मल पब्लिक की नॉलेज है ना वो किसी को नहीं होती। जब हम वहाँ पे व्यापार करने जाते हैं तो उसकी नॉलेज लेने के लिए हमें ना वही उन्हीं के एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहिए, क्योंकि उन एम्प्लॉयज़ को अपने देश की अच्छी नॉलेज होगी, वो ना अच्छा फीडबैक दे पाएंगे टेस्ट, प्रेफरेंसेस, लाइकिंग, बाइक, मोटिव वगैरह के बारे में। अवॉइड करो रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। कहते हैं जो भी एक्सचेंज रेट है उसमें जो बदलाव वगैरह आते हैं ना उनको इग्नोर करो, क्योंकि ये क्यों आते हैं, ये ट्रेड साइकिल, स्पेकुलेशन, चेंज इन डिमांड, सप्लाई, इन सभी फैक्टर्स के कारण आते हैं। तो पूरा फोकस रखो, इन चेंज अनफेवरेबल चेंजेस को रिड्यूस करो, ठीक है। क्रेडिट स्क्रीनिंग का मतलब होता है चेक करना। क्रेडिट स्क्रीनिंग और जो केयरफुल एनालिसिस है ना कस्टमर की फाइनेंशियल स्टैंडिंग का, वो हेल्प करता है बिजनेस यूनिट को रिड्यूस करने में बैड डेट लॉसेज। मतलब भाई हम दूसरे देश में सामान बेच रहे हैं और वहाँ पे हमने एक्सपोर्ट कर दिया क्रेडिट पे, तो ये देने से पहले अच्छे से क्रेडिट एनालिसिस कर लो कि वो जो इम्पोर्टर है जिससे को हम सामान बेच रहे हैं वो सही है या नहीं। इसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट की हेल्प ली जा सकती है इम्पोर्टर के बैंक से। मार्केट की रिसर्च करो, मार्केट से अप टू डेट रहो, उसकी जो ये अपनी जो भी पॉलिसीज़ वगैरह हैं उनको प्लान एंड स्ट्रेटेजीज को मार्केट के जो भी चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग चेंज करके रखो, एडवांस रखो उनको, ठीक है। इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मतलब जो स्टॉक वगैरह होता है उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, रिस्की होता है, क्योंकि जो सप्लायर है, डीलर है, कस्टमर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह वो बहुत ज़्यादा वाइडली है, मतलब अलग अलग जगह पे होते हैं, एक जगह से नहीं होते। तो इसीलिए इस पर भी पूरा फोकस रखना चाहिए ताकि जो भी लॉस वगैरह है उसको कवर किया जा सके। ये कैसे हो सकता है भाई, अच्छे से डॉक्यूमेंट वगैरह बनाओ, उस पर डिलीवरी से हो सकता है, ठीक है। अदर भी बहुत सारे मेजर्स है भाई, अच्छे से पैकिंग करो ताकि स्पॉइलेज वगैरह रुके, सेफ वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो ताकि एक्सीडेंट रुके, प्रॉपर स्क्रूटनी हो ताकि थेफ्ट वगैरह रुके, फायर कंट्रोल इक्विपमेंट लगाओ ताकि जो भी लॉस हो रहे हैं फायर से वो रुक जाए,
पेस्ट कंट्रोल ट्रीटमेंट, मतलब जो होते हैं चींटियाँ वगैरह, इंसेक्ट वगैरह, उससे जो नुकसान हो रहे हैं उस पर भी फोकस रखो। कोर्डियल मतलब होते हैं फ्रेंडली, अच्छे प्यारे रिलेशन मेंटेन करके रखो, ठीक है। अंडर राइटिंग वगैरह से भी क्या यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो शेयर्स वगैरह डिबेंचर्स वगैरह हैं वो पब्लिक को यूज़ कर सकते हैं, उनको इशू कर सकते हैं। बिजनेस अवॉइड किया जा सकता है सब्सिट्यूटिंग से, रिस्क प्रोजेक्ट वगैरह से, ठीक है। एंटी करप्शन एक्ट वगैरह का भी यूज़ किया जा सकता है उनको बना करके, ताकि जो भी करप्शन वगैरह है उसको कम किया जाए। अब बात आती है कि जो मेजर करते हैं ना, कई बार तो बहुत सारे रिस्क आ जाते हैं। कौन कौन से रिस्क आते हैं मेजर करने में? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो देखो, कल जो भी अलग अलग बिजनेस इन्वायरमेंट होता है अलग अलग देश का, वो बहुत ज़्यादा अलग अलग होता है, पॉलिटिकल रिस्क अलग अलग होता है, तो उसको मेजर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं ना, इसीलिए इनसफिशिएंट अवेलेबिलिटी और रिलायबल एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब देखो, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कहता है कि इतना बड़ा मार्केट होता है, इतना बड़ा नेशंस होता है, तो वहाँ पे प्राइमरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना तो वैसे ही मुश्किल है। और जो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन होती है वो अप टू डेट नहीं होती, मतलब जो पब्लिश डाटा होते हैं वो करंट की नहीं होती, तो भी इन्फॉर्मेशन बेकार आती है। स्टैंडर्डाइज टेक्निक की कमी है, मतलब अलग अलग टेक्निक्स का यूज किया जाता है, ठीक है, लेकिन कोई भी एक फिक्स मतलब टेक्निक नहीं है, अलग अलग टेक्निक की बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, ठीक है, तो इसके कारण भी प्रॉब्लम आती है। एक्सपर्ट्स की कमी है, मतलब देखो एक्सपर्ट्स को बहुत अच्छी नॉलेज होती है, उनको अच्छा एक्सपीरियंस होता है इंटरनेशनल बिजनेस का, लेकिन हमारे देश में कहता है कि जो ये प्रोफेशनल है ना, ये ईजिली मिलते नहीं है, इनकी कमी है। अनसर्टेन एंड अनकंट्रोलेबल, कहता है कि जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं ना इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट के, वो अनसर्टेन है, अनकंट्रोलेबल है। जो ग्लोबल सिनेरियो है वो चेंज हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी, तो इसके कारण भी क्या होता है कि हम जो इन्वायरमेंट है उसको मेजर नहीं कर पाते, तो रिस्क क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक बैरियर, अलग अलग देश के अलग अलग सोशल कल्चर इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, उनको डेप्थ में समझना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसको कोप अप करना, लैंग्वेज, कस्टम, वैल्यू सिस्टम, तो ये भी क्या कर देते हैं, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं जब भी हम इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।